हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे कोशिका और उसकी संरचना के बारे में। तो प्रत्येक जो जीव हैं उन सभी का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से मिलकर बना हुआ होता है, जिन्हें हम कोशिका कहते हैं या इंग्लिश में हम उसे सेल कहते हैं। तो मानव शरीर या सभी जीवों के शरीर में होने वाली क्रियाएं इन सभी कोशिकाओं द्वारा की जाती हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोशिका ही जीवों की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। अगर हम अंग्रेजी में देखें तो कोशिका को हम कहते हैं सेल और इसके अध्ययन को हम कहते हैं साइटोलॉजी। तो अगर हम विभिन्न प्रकार के जीवों को देखें तो कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनका शरीर सिर्फ एक कोशिका से मिलकर बना हुआ होता है। उस प्रकार के जीवों को हम कहते हैं एक कोशिकीय जीव, जैसे कि अमीबा। तो जैसे अगर हम एक कोशिकीय जीव देखेंगे तो उनमें सभी जैविक क्रियाएं जो भी है, पोषण है, श्वसन है, उत्सर्जन है या वृद्धि या प्रजनन है, ये सभी क्रियाएं सिर्फ एक कोशिका द्वारा की जाती हैं। लेकिन जैसे मनुष्य है, वह इस प्रकार का जीव है कि उसका शरीर विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है, तो उसे हम कहते हैं बहुकोशिकीय जीव। तो जो मानव है, मानव भी एक प्रकार का बहुकोशिकीय जीव है। तो अगर हम कोशिका की खोज की बात करें तो 1665 में रॉबर्ट हुक नाम के एक वैज्ञानिक ने सूक्ष्मदर्शी में सबसे पहले कोशिका को देखा था। लेकिन जो उन्होंने कोशिकाएं देखी थी वो डेड थी, मतलब वो मृत कोशिकाएं थी। तो इसके बाद 1674 में ल्यूविन हॉक ने जीवित जो कोशिकाएं हैं उनका अध्ययन किया। तो इस प्रकार हम कोशिकाओं की तुलना ईंट से कर सकते हैं। जिस प्रकार हम ईंटों को जोड़कर एक मकान या भवन का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार हमारा जो शरीर है, किसी भी जीव का शरीर है, वो विभिन्न कोशिकाओं से मिलकर बनता है। तो अगर हम कोशिका के पार्ट्स की बात करें, कोशिका की संरचना की बात करें, तो अगर हम मुख्य रूप से देखें तो कोशिका की संरचना में हम 3 हिस्से पाए जाते हैं। तो जो सबसे बाहर की ये जो लेयर दिख रही है, इसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली। उसके बाद ये सेंटर में जो एक संरचना दिख रही है गोल नुमा, इसको हम बोलते हैं केंद्रक या फिर न्यूक्लियस। और केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में कई तरह का लिक्विड भरा हुआ है, जिसमें कई सारे अलग अलग तरह के ऑर्गेनेल्स हैं। उसको हम कहते हैं कोशिका द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म। तो जो प्रोटोप्लाज्म होता है, तो प्रोटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, कई तरह के अलग अलग पार्ट्स पाए जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं कोशिकांग या सेल ऑर्गेनल। तो ये कोशिकांग है हमारे अंतः पारद्रव्य जालिका, गोल्जी कॉइल, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, राइबोसोम्स, तारकाएं और रिक्तियाँ। तो हम इन सभी जो कोशिका के पार्ट्स हैं या संरचना है, उनके बारे में डिटेल्स में हम आगे पढ़ेंगे। तो अगर हम मुख्य रूप से देखें तो कोशिका 3 हिस्सों में या कोशिका के मुख्य रूप से 3 पार्ट हैं। तो जो पहला पार्ट है वो है हमारा सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जिसे हम कह रहे हैं कोशिका झिल्ली। तो ये क्या है, सबसे बाहर का जो लेयर है, सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर है, उसको हम कहते हैं कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली भी इसको कई कबार कहा जाता है। तो सभी जो कोशिकाएं होती हैं उसके अवयव क्या होते हैं, एक परत द्वारा घिरे रहते हैं, जिसे हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। और यह काफ़ी लचीली टाइप की होती है और इससे बहुत सारे जो कार्बनिक अणु हैं, जैसे लिपिड हैं या प्रोटीन है, ये इनसे मिलकर बनी हुई होती है और ये अर्धपारगम्य होती है। इसका मुख्य कार्य जो है वो कोशिका के अंदर या बाहर जाने वाले पदार्थों का ट्रांजिशन करना या उनको अंदर, किसको अंदर आना है किसे बाहर जाना है, ये डिसाइड करना होता है। तो अगर हम कोशिका झिल्ली के मुख्य कार्य देखें तो कोशिका झिल्ली का काम होता है कि जो सेल है, ये जो हमारी कोशिका है, उसको सुरक्षा प्रदान करना, कोई फूड है या भोजन है उसको ग्रहण करना, और विभिन्न जो मॉलिक्यूल्स हैं या न्यूट्रिएंट्स हैं उनको सेलेक्टिवली अंदर आने देना, जिसे हम कह रहे हैं पारगम्यता, और जो वेस्ट मटेरियल है उसको कोशिका से बाहर निकालना। तो ये सभी कार्य हमारे जो कोशिका की जो बाहरी झिल्ली है उसके द्वारा किए जाते हैं। उसके बाद जो हमारा अगला जो हमारा हिस्सा है या अगली संरचना का हिस्सा है वो है हमारा न्यूक्लियस। तो अगर हम न्यूक्लियस को देखेंगे तो कोशिका के सेंटर में एक संरचना पाई जाती है, जिसे हम केंद्रक कहते हैं। तो जंतु कोशिकाएं जो अधिकांशतः हैं, उनमें जो केंद्रक होता है वह मुख्य रूप से गोल आकृति का होता है। तो केंद्रक की खोज एक वैज्ञानिक थे रॉबर्ट ब्राउन, उनके द्वारा की गई थी। और यह एक तरह से देखा जाए तो कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा या कोशिकांग है, क्योंकि इससे हम कोशिका का दिमाग कहते हैं। तो ये अगर हम देखें तो ये मिलके बना होता है प्रोटीन, डीएनए
आरएनए और लिपिड से। तो ये एक तरह से क्या है, कोशिका का दिमाग है। जनरली बहुत सारी जो कोशिकाएं होती हैं उनमें एक ही केंद्रक पाया जाता है, लेकिन कुछ कोशिकाओं में एक से अधिक केंद्रक भी हो सकते हैं। तो जो हमारा न्यूक्लियस है, इसमें हमारे जो भी जेनेटिक मटेरियल्स हैं, डीएनए, आरएनए और गुणसूत्र, यह रहते हैं। तो अगर हम केंद्रक को देखें तो केंद्रक एक तरह से क्या है, कोशिका का दिमाग है। और इसमें क्या पाए जाते हैं, हमारे क्रोमोसोम्स, डीएनए और आरएनए, जो भी जेनेटिक मटेरियल्स हैं वो सब पाए जाते हैं। तो अगर हम केंद्रक के कार्यों को देखें तो केंद्रक का मुख्य काम होता है कोशिका का विभाजन करना, और जो हमारे अनुवांशिक गुण हैं जो कि डीएनए और आरएनए के रूप में होते पाए जाते हैं, उनको एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र करना या उनका स्थानांतरण करना। इसके अलावा जो हमारा न्यूक्लियस है, केंद्रक है, वह बहुत तरह के प्रोटीन्स और एंजाइम्स का संश्लेषण भी करता है। तो अगर हम न्यूक्लियस को देखें तो यह एक तरह से क्या है, हमारी कोशिका का ब्रेन है, जो कोशिका के विभाजन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और हमारे जेनेटिक मटेरियल, अनुवांशिक गुणों का स्थानांतरण करने में भी अपना रोल प्ले करता है। उसके बाद हम देखेंगे कि अगला जो हिस्सा है वो है कोशिका द्रव्य, जिसे हम कह रहे हैं प्रोटोप्लाज्म। अगर हम प्रोटोप्लाज्म की बात करें तो यह कोशिका झिल्ली और केंद्र के बीच में जो भरा हुआ लिक्विड टाइप का जो पदार्थ है, उसको हम कहते हैं जीव द्रव्य या कोशिका द्रव्य। तो पुरकिंस नाम के वैज्ञानिक जो थे, उन्होंने इसकी खोज की थी और इसे इसका नाम दिया था। तो अगर हम इसका कॉम्पोजिशन देखें तो इसमें लगभग 80% के आसपास जल होता है, और कोई भी कोशिका के जीवित रहने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि कम से कम 18% जो कोशिका द्रव्य है उसमें 18% जल होना अत्यधिक आवश्यक होता है। तो जो कोशिका द्रव्य होता है उसमें बहुत तरह के अकार्बनिक पदार्थ जैसे कि खनिज लवण है या जल है, ये सब पाए जाते हैं, और बहुत सारे कार्बनिक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा भी पाए जाते हैं। तो जो कोशिका द्रव्य है उसके में अनेक तरह के जो ऑर्गन्स हैं, अनेक अनेक तरह के ऑर्गेनेल्स हैं वो पाए जाते हैं, जिन्हें हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो अगला हमारा जो हिस्सा है वो है राइबोसोम। अगर हम राइबोसोम की बात करें तो एक वैज्ञानिक थे जीई पैलेट, इन्होंने राइबोसोम की खोज की थी, और यह कोशिका का सबसे छोटा हिस्सा होता है। तो अगर हम राइबोसोम्स को देखें तो ये कोशिका द्रव्य में एक तो फ्रीली, स्वतंत्र रूप से पाया जाता है, दूसरा जो खुदरी अंतर्द्रव्यी जालिका होती है उस पर ये दाने के रूप में पाया जाता है। तो जो हमारे राइबोसोम्स होते हैं ये आरएनए और प्रोटीन के बने हुए होते हैं, और ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। तो इसीलिए हम इन्हें प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन के जो अणु हैं उनके संश्लेषण का कार्य करते हैं, इसलिए हम इन्हें कह रहे हैं प्रोटीन की फैक्ट्री। ठीक है, तो राइबोसोम्स हैं प्रोटीन का संश्लेषण करने वाले इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, उसको हम कह रहे हैं राइबोसोम। उसके बाद जो हमारा अगला पार्ट है कोशिका का वो है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो था उसकी खोज की थी कोलिकर नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसकी खोज की थी, और ये कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली एक गोल तरह की और सूत्राकार क्या होती है, संरचना होती है, और इसमें दो झिल्लियाँ पाई जाती हैं, अंतः झिल्ली और बाह्य झिल्ली। तो जो अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना देखेंगे तो अंदर वाली जो झिल्ली होती है उसमें उंगली जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, जो कि दिखाई दे रही है, इन्हें हम वलय या क्रिस्टी के नाम से जानते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया का अगर हम कार्य देखेंगे तो यह हमारे शरीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य करता है, जिसे हम कहते हैं ऊर्जा उत्पन्न करने का कार्य। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को शक्ति ग्रह या पावर हाउस भी कहा जाता है। तो इसका कार्य है एटीपी का निर्माण करना। जब भोजन का ऑक्सीकरण होता है तो उससे एटीपी के अणुओं का निर्माण करने का कार्य हमारा माइटोकॉन्ड्रिया करता है। तो जो क्रेब साइकिल होती है, क्रेब साइकिल के द्वारा क्या होता है, एटीपी के अणुओं का निर्माण होता है, और यह प्रोसेस कहाँ होती है, हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक तरह से हमारे सेल के लिए क्या है, पावर हाउस है। उसके बाद जो हमारा अगला जो संरचना का हिस्सा है वो है हमारा लाइसोसोम। तो अगर लाइसोसोम की बात करें तो लाइसोसोम की खोज थी एक वैज्ञानिक डी ड्यूबे, उन्होंने
की थी और ये कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। तो पाचन करने का कार्य कौन करता है? लाइसोसोम। तो लाइसोसोम में क्या होती है? एक झिल्ली नुमा थैली नुमा संरचना होती है और इसमें कई तरह के क्या होते हैं? जल अपघटनी एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो इन्हें हम बोलते हैं हाइड्रोलिटिक जो एंजाइम्स होते हैं वो इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। तो ये क्या करते हैं? जितनी भी क्षतिग्रस्त हो गई या जो डेड कोशिकाएं हैं उनके अपघटन का कार्य करते हैं। और जब कोई कोशिका डेड हो जाती है या कार्य करना बंद कर देती है तो लाइसोसोम की झिल्ली फट जाती है और जो एंजाइम्स होते हैं वो आकर उस कोशिका का पाचन करके उसे नष्ट कर देते हैं। तो इसीलिए इसको आत्महत्या की थैली या सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। तो लाइसोसोम का जो मुख्य कार्य है वो है पाचन करना और जो डेड सेल्स हैं उनको नष्ट कर देना। उसके बाद हमारा जो अगला जो संरचना का हिस्सा है वो है गोल्जी कॉय, जिसे हम गोल्जी बॉडी भी कहते हैं। तो कैमिलियो गोल्जी नाम के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इसकी खोज की थी, इसीलिए इसको हम गोल्जी बॉडी कहते हैं। तो इसका मुख्य काम है जो पदार्थ है उनका ट्रांसपोर्ट करना या उनका परिवहन करना, इसलिए हम इसको यातायात नियंत्रक के नाम से या यातायात प्रबंधक के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्या करता है? ये अंग हमारे शरीर के अगर किसी भी अंग को ऊर्जा की ज़रूरत है तो यह एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करने का कार्य करता है और यह कोशिका के केंद्रक के पास इस चपटी नलिकाओं के रूप में पाया जाता है। ठीक है, तो इसका मुख्य काम क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन करना। अगर किसी अंग को ऊर्जा की ज़रूरत है तो ऊर्जा पहुंचाना, प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन करना, तो ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने का या उनके परिवहन का कार्य गोल्जी कॉय करता है। उसके बाद हमारा जो अगला हिस्सा है वो है हमारी रसधानियाँ। रसधानियों को देखें तो ये एक तरह से निर्जीव संरचनाएं होती हैं और इनमें तरल पदार्थ भरा हुआ होता है जिसे हम कहते हैं कोशिका रस, और इसमें कई तरह के खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट और जल पाया जाता है। जो जंतु कोशिकाएं होती हैं उनमें बहुत सारी रसधानियाँ जो हैं वैक्यूल्स ये पाए जाते हैं और ये छोटे छोटे होते हैं, जबकि पादप कोशिका में ये बड़े आकार में पाए जाते हैं। तो ये एक तरह से देखा जाए तो ये स्टोर हाउस होते हैं, क्योंकि इनमें विभिन्न प्रकार के जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं ये घुले हुए यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये क्या करते हैं? जो कोशिका को हम क्या है टर्जिट बनाए रखने में क्या करती है? अपना योगदान देती है और ये ठोस और तरल पदार्थों को संग्राहक की थैलियों के रूप में भी कार्य करती हैं। उसके बाद जो अगला हिस्सा हमारा आता है वो है तारका या सेंट्रोसोम। जो तारका या सेंट्रोसोम होता है यह जंतु कोशिका में जो केंद्रक होता है उसके पास तारे की समान आकृति में पाया जाता है। तो इसकी खोज जो थी वॉन बेंडेन नाम के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने की थी और यह जो कोशिका का विभाजन है उसमें मदद करता है। और तारकाय जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ जंतु कोशिकाओं में ही पाया जाता है, पादप कोशिकाओं में इनका अभाव रहता है। और यह कोशिका विभाजन करता है जिस कारण से हमारी एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनती हैं। तो जो तारकाय होता है वो हमारी जो मस्तिष्क की कोशिकाएं होती हैं उनमें नहीं पाया जाता है, जिस कारण हमारी मस्तिष्क की कोशिकाओं का विभाजन नहीं होता है। जबकि जो लिवर की कोशिकाएं हैं उनमें ये बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए लिवर की कोशिकाएं रीजनरेट जल्दी हो जाती हैं और जो लिवर होता है वो अपने आप को पुनर्जनरेट कर पाता है। तो यह था तारकाय। उसके बाद है हमारा लास्ट जो हमारा हिस्सा है वो है अंतर्द्रव्यी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज एल्बर्ट क्लेउड, कीथ पॉटर, अर्नेस्ट फुलम इन वैज्ञानिकों ने की थी। तो यह एक तरह से जो कोशिका है उसका आंतरिक कंकाल की तरह यह कार्य करता है। तो अगर हम अंतर्द्रव्यी जालिका को देखें इसके दो हिस्से होते हैं, ये सॉफ्ट वाला सरफेस है और ये रफ सरफेस है। तो इसमें क्या होता है कि जो राइबोसोम्स होते हैं उसके जो अणु होते हैं वह पाए जाते हैं और जो कि प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। और जो चिकनी जो इसकी जाली होती है इसमें राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं। तो ये जो हिस्सा होता है ये कार्बोहाइड्रेट और वसा अणुओं का क्या करता है? संश्लेषण करता है। तो एक तरह से विभिन्न जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के संश्लेषण का कार्य यह करता है। तो ये सभी थे कोशिका के संरचना के हिस्से। तो अगर हम कोशिका के कार्यों को देखें तो कोशिका क्या करती है? जो मनुष्य है या कोई भी प्राणी है उसको जीवित रखने का कार्य करती है। तो जीवित रखने के लिए जितनी भी आवश्यक
प्रक्रियाएं हैं उन सभी को करने में कोशिका अपना योगदान देती है। जैसे कि ऊर्जा का उत्पादन करना है तो कोशिका क्या करती है, ऊर्जा का उत्पादन करती है। इसके अलावा जो प्रोटीन का संश्लेषण है वह भी क्या कोशिका द्वारा किया जाता है। इसके अलावा कोशिका नई कोशिकाओं को बनाने में भी क्या करती है, अपना योगदान देती है, जो कि सेंट्रोसोम द्वारा नई कोशिका का विभाजन होता है। तो उसके द्वारा जो विकास का कार्य, डेवलपमेंटल कार्य है और जो डिविजन का कार्य है वो भी कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है, जिसके द्वारा नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसके साथ ही कोशिकाएं क्या करती हैं, पोषक तत्वों का परिवहन करती हैं और उसका प्रसंस्करण करती है। तो विभिन्न जो कोशिका झिल्ली है या कोशिका के अंग हैं उसके द्वारा पोषक तत्वों का ट्रांसपोर्टेशन और एक्सचेंज होता है। इसके अलावा जो भी वेस्ट मटेरियल है कोशिका से, उन सभी का जो निष्कासन है वह भी कोशिका के द्वारा किया जाता है। तो ये सभी थे कोशिका के कार्य। तो आई होप आपको इस क्लास में कोशिका के बारे में समझ आया होगा। और फॉर more such videos, please do like, share and subscribe.